देखिए हम लोग जो पढ़ा रहे थे अजय, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री है ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में क्या था, हम लोग पढ़ाए थे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ाए थे ना, टाइट्रेशन के बारे में पढ़ाए थे। टाइट्रेशन में हम पढ़ाए थे कि जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 10 हो गया था, आज 11 हो गया था ना। देखिए अब आइए नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। देखिए नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर में क्या था, देखिए नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर का मतलब हुआ जैसे कोई दो एसिड आपस में मिला देते हैं, अब मिलाने के बाद उसका नॉर्मलिटी क्या होगा। दो बेस आपस में मिला देते हैं, बेस को मिलाने के बाद उसका नॉर्मलिटी क्या होगा। और तीसरा में एसिड और बेस को आपस में मिला देते हैं, और तब उसका नॉर्मलिटी क्या होगा। ये 3 तरह का क्वेश्चन आता है। तो एक चीज देखिए, जैसे आप मान लीजिए कोई दो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कोई दो सॉल्यूशन है, किसी एक का डेंसिटी 1 है और दूसरे सॉल्यूशन का डेंसिटी 1 है, दूसरे का भी, और दोनों को मिला दिए, तो बताइए सॉल्यूशन का डेंसिटी अब क्या हो जाएगा। पहले सॉल्यूशन का डेंसिटी 1, दूसरे सॉल्यूशन का भी डेंसिटी 1, और दोनों को मिला दिए तो एक मिक्सचर बन गया ना, उसका डेंसिटी अब क्या होगा बोलिए। 2 कितना होगा बोलिए। पहले का डेंसिटी 1, दूसरे का भी डेंसिटी 1, दोनों को मिला दिए तो सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या होगा 1। दोनों को मिलाने के बाद डेंसिटी क्या होगा बोलिए। इधर से 2 आया, इधर से 1 ही रहेगा। क्यों 1 रहेगा? हाँ देखिए सुनिए, जैसे डेंसिटी जो है ना डायरेक्ट एडिशन प्रॉपर्टी नहीं है। आप जैसे आप पानी जो आप लेते हैं, तो पानी का 1 लीटर भी लेते हैं तो भी डेंसिटी 1, उसका 1 ml ले लीजिए तो भी डेंसिटी 1, 500 ml आप ले लीजिए तो भी डेंसिटी 1। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो जितना मास बढ़ेगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यदि दोनों का डेंसिटी अलग अलग हो तब फिर डेंसिटी उसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी है कि अगर किसी का नॉर्मलिटी निकालना है और दो मिक्सर है और दोनों का अलग अलग नॉर्मलिटी है, तब डायरेक्ट नॉर्मलिटी जोड़ा नहीं जाता है ना घटाया जाता है। वो निकालते कैसे हैं देखिए। इफ मिक्सचर हैज एसिड्स ओनली, देखिए जैसे एसिड 1, मान लीजिए इसका नॉर्मलिटी N1 है, वॉल्यूम V1। मान लीजिए एसिड 2, अगर मान लीजिए और भी ऐसा एसिड होता तो क्या करते, पहले एसिड का N1 V1, दूसरे एसिड का N2 V2, और भी अगर रहता तो तीसरे एसिड का N3 V3, ऐसे जोड़ देते, बराबर होता नॉर्मेटिव इंटू मिक्सचर इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेटिव ऑफ मिक्सचर इंटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, इस तरह से बना। जैसे आप एग्जाम अगर मान ली 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, कुछ भी रहता, जैसे आप लिखते हैं ऐसे देखिए,
100 मिलीलीटर HCl का सोल्यूशन, इसका नॉर्मटी लिखा हुआ 1। 200 मिलीलीटर का H2SO4 सोल्यूशन है, दोनों अलग अलग सोल्यूशन है। इसका नॉर्मटी दिया हुआ है 2। अब दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया, मिला दिया। देखिए इस दोनों को मिक्सर तैयार कर दिया, मिला दिया गया। मिक्सर तैयार हो गया। दोनों को मिलाने के बाद इसका पूछा नॉर्मटी ऑफ मिक्सचर क्या हो। तो क्या करना है, 2 सॉल्यूशन था, दोनों को मिक्स कर दिए, मिलाने के बाद आपसे पूछा मिक्सचर का नॉर्मटी क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, N1V1 प्लस N2V2, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इंटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। बोलिए पहला का नॉर्मटी कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 100। दूसरा का नॉर्मटी कितना दिया हुआ है, कितना था नॉर्मटी 2, वॉल्यूम कितना है 200। अब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो होगा ना वो हमेशा एडिशन प्रॉपर्टी, एडिटिव है, मतलब जोड़ दीजिए। बोले इसका 100 इसका 200 मिलकर कितना हो जाएगा 300, ये तो कभी बदलेगा नहीं। इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा वो 300 होगा। तो बोलिए यहाँ 100, 2 दूनी कितना 400, मतलब 500। तो बोलिए तो नॉर्मटी ऑफ मिक्सचर कितना हो गया 5 ऐसे। और नॉर्मटी ऑफ मिक्सचर का मतलब अगर एसिड का मिक्सचर है ना, तो एसिड का मिक्सचर है, इसका तो क्या है एसिड है। एसिड पानी में क्या देता है H प्लस, क्या देता है H प्लस। तो हम ये भी कह सकते हैं जो नॉर्मटी ऑफ मिक्सचर होगा अगर सिर्फ एसिड है तो जितना नॉर्मलिटी आएगा उतना ही H प्लस का अमाउंट आएगा। क्या आएगा H प्लस का अमाउंट, ऐसे याद रखिएगा। जितना नॉर्मलिटी होगा उतना ही हमारा H प्लस होगा। कितना होगा H प्लस। क्वेश्चन कैसे देता है देखिए, इस तरह से क्वेश्चन देगा बनाने के लिए। देखिए 100 मिलीलीटर 2NaCl प्लस 200 मिलीलीटर 2NHNO3 2N H2SO4 are mixed together। पूछा फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, ऐसे पूछा। क्या किया देखिए, एक सॉल्यूशन या दूसरा सॉल्यूशन या तीसरा सॉल्यूशन या तीनों सॉल्यूशन को आपस में क्या किया मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो एक मिक्सचर बना उस मिक्सचर का नॉर्मलिटी पूछा है। तो हम क्या बताए सारे एसिड का, सब तो एसिड है, HCl भी एसिड, H2SO4 भी एसिड, HNO3 भी एसिड। तो तीनों एसिड को क्या कीजिए N1V1 सबको क्या कीजिए जोड़ दीजिए। तो देखिए ऐसे जोड़िएगा, इंटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो बोली पहला का नॉर्मटी कितना 2, वॉल्यूम कितना 100। बोले दूसरा का नॉर्मटी 2, वॉल्यूम कितना 200। कितना नॉर्मटी 2, वॉल्यूम भी कितना दिया है 200, बराबर नॉर्मटी ऑफ मिक्सचर। टोटल वॉल्यूम कितना 100 200 200, कितना टोटल हो गया 500। बोली 200 और 2 दूनी 400, 2 दूनी 4, 4 4 8, 2 कितना 1 है। तो नॉर्मटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो इस तरह आप ऐड कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन इस तरह से भी देता है देखिए,
अगर क्वेश्चन सेम रहता, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता, इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज क्या करता, देखिए HCl are mixed together and solution is diluted to ये पूछा, देखिए 100 ml 2NaCl 200 ml 2NHNO3 200 ml 2NH2SO4 आर मिक्स टुगेदर करा एंड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया 1000 ml। आपसे पूछा फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का क्या पूछा है, नॉर्मलिटी पूछा। तब कैसे बनाइएगा, सुनिए देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। बस यहाँ पर जो सॉल्यूशन था उसके बाद कुछ नहीं किए मिलाने के बाद, जबकि इसको मिलाने के बाद क्या कर दिए, 1000 ml बना दिए। तो 1000 ml बनाने का मतलब हम किए क्या होंगे, ऊपर से क्या मिला दिए होंगे, वाटर मिला दिए होंगे। कितना, 500 ml, कितना मिला दिए, 500 ml पानी मिला दिए। तो ऊपर से इसमें 500 ml पानी मिला दिए होंगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगा N1V1, देखिए तो कितना दिया, देखिए 2 गुना 100, 2 गुना 200, 2 गुना 200। बस खाली यहाँ वॉल्यूम कितना कर दीजिए 1000, ये आ जाएगा 1000 तो आया ही था। कितना आ जाएगा, चलिए इसको आप लिख लीजिए अब। और बड़ा कर दें कि हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कर दें, चलिए
हो गया। ये खाली इतना ध्यान रखिएगा कि अगर एसिड रहेगा तो जो नॉर्मलिटी आएगा वह H+ का कंसंट्रेशन आएगा। किसका कंसंट्रेशन आएगा? H+ का। देखिए, अगर कोई बेस रहेगा, सिर्फ बेस रहेगा, तो अगर जो नॉर्मलिटी आएगा वह सिर्फ OH का कंसंट्रेशन रहेगा। किसका कंसंट्रेशन रहेगा? OH का। विशेषता याद रखिएगा। हो गया। चलिए देखिए, केस 2 में वही था।
देखिए, जैसे आप मान लीजिए किसी बेस को मिला देते हैं, ये सब बेस है, कैसे पहचानते थे जिसमें OH रहता है उसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई बेस रहता है, OH प्रेजेंट है, इसका मतलब बेस होगा। अगर कोई बेस का अगर कोई पूछता है, किसका पूछता है, बेस का, तब आप कैसे बनाते हैं? तो आप देखिए इसको ऐसे बनाते हैं, N1V1 और N3V3, और भी रहता था इसे जोड़ देते, बराबर हो जाता नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इंटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। क्या होता है नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इंटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, मतलब सबका N1V1 इंटू V2 N3V3 जोड़ देते, बराबर हो जाता नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इंटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। इस तरह से आप जोड़ देते, सेम चीज है, जैसे एसिड का था वैसे बेस का है, बस फर्क है वहां जो नॉर्मलिटी आता उसका मतलब H+ का अमाउंट होता, और यहाँ जो नॉर्मलिटी आएगा उसका मतलब OH का अमाउंट होगा। किसका अमाउंट होगा, OH का, बस यही अंतर है। जैसे आप देखिए यहाँ बने इसको, बन गया होगा सबका। बस देखिए इसमें करना क्या था, देखिए पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, तीनों बेस दिया हुआ है।
तो बस तीनों बेस दिया था, सबका फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। N1V1 N3V3 इक्वल टू नॉर्मिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। बोले कितना नॉर्मिटी लिखा हुआ 2, वॉल्यूम कितना 100, दूसरे का नॉर्मिटी 2, वॉल्यूम कितना 200, तीसरा का नॉर्मिटी कितना 2, वॉल्यूम कितना 200। अब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 100 200 200 टोटल कितना हो गया 500। यहां से सोल्व कर लीजिए अब कितना है। तो नॉर्मिटी ऑफ मिक्सचर कितना होगा, कितना हो जाएगा 2। यहां से नॉर्मिटी ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हैं तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए उसका हो गया। अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता, देखिए कि एसिड और बेस दोनों रहता तब क्या बनाते, इसको हटा दे, सब लोग लिख लिए, लिखिए। अगर एसिड और बेस दोनों रहता तब क्या करते, मतलब मिक्सर में एसिड भी प्रेजेंट है और बेस भी प्रेजेंट है, तो उसमें 3 केस आएगा। जैसे एसिड है तो H+ देगा, बेस है तो OH देगा, देगा ना। H+ और OH मिलकर के क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो उसमें जो नॉर्मलिटी जो आएगा मिक्सचर का, अगर वहां पे जो निकालते H, अगर मान लीजिए दोनों का 3 केस आएगा, एसिड ज्यादा रहेगा तो H+ आएगा, बेस ज्यादा रहेगा तो OH आएगा, और दोनों बराबर होगा तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होगा तो H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होता है, ऐसे याद। देखिए इसमें 3 केस है, क्या करना देखिए, सुनिए ध्यान से। केस थर्ड में देखिए, इसको बढ़िया से देखिए। इफ मिक्सचर हैज बेसेज बोथ, अगर मिक्सचर में एसिड और बेस दोनों होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको एसिड दिया हुआ, देखिए 100 मिलीलीटर, मान लीजिए नॉर्मटी लिखा हुआ, कुछ भी दिया हुआ है, तो सपोज कि एक सिंपल एग्जांपल पहले ले लीजिए। पहले आप ऐसा एग्जांपल मान लीजिए कि N1V1 है, ये एसिड 1, और भी एसिड होता है ऐसा ऐसा। दूसरा मान लीजिए बेस है, ये बेस 1, और भी ऐसा बेस होता, एक से ज्यादा भी बेस हो सकता है। तब इसमें करना क्या, देखिए एसिड का N1V1, और भी एसिड है तो उसको सबको एक साथ जोड़ दीजिए, और उसमें से घटा दीजिए N1V1, बेस का। एसिड में से किसको घटा दीजिए, बेस को। तब बराबर आप लिख सकते हैं नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ऐसे लिख सकते हैं। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इनटू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मतलब एसिड में से किसको घटा देना है, बेस को। और तब इसमें 3 केस आ जाएगा, नहीं आएगा। इधर देखिए सुनिए, अगर ए वैल्यू ज्यादा हो और ए वैल्यू कम है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें से अगर इसको घटा रहे हैं बेस को, अब बेस ज्यादा है तो वैल्यू कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर दोनों का वैल्यू स्ट्रेंथ बराबर आ जाए तब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर इसका वैल्यू ज्यादा आएगा ना, तो समझ जाइए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा है,
और एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? अगर नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निगेटिव आ जाए तो निगेटिव आने का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन हमारा बेसिक होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? क्योंकि एसिड में से बेस घटा रहे, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है तब निगेटिव आ रहा है। अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब दोनों का स्ट्रेंथ क्या होगा? बराबर होगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, देखिए N1V1 एसिड N2V2, इसका एग्जाम्पल में पहले समझिए। देखिए एग्जाम्पल देने के पहले एक चीज और, इफ केस 1 या ए मान ली, इफ नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर पॉजिटिव आ जाए। अब पॉजिटिव कब आएगा? जब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा होगा किससे? स्ट्रेंथ ऑफ बेस से। मतलब एसिड का अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए बेस के साथ तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा और उसका नॉर्मटिव मिक्सचर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव कब आएगा? जब एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तब सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। और दूसरा है केस बी में, निगेटिव हो जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड लेस देन होगा बेस। इसका मतलब बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है और बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। और तीसरा है केस सी में, अगर नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर जीरो आ जाए तो जीरो रहेगा, इसका मतलब स्ट्रेंथ का एसिड बराबर होगा किसका? स्ट्रेंथ ऑफ बेस का। और इस केस में सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। चलिए लिखिए इसको, इस पे फिर एक क्वेश्चन बनाइए। लिखिए देखिए, आइए देखिए, एक पढ़ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। देखिए इसको देखिए, अब इस सब टॉपिक लास्ट है इसका, है ना। उसके बाद एक बचा पहला टॉपिक का सिग्निफिकेंट फिगर, वो तो खैर शुरू से पढ़िएगा। देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या कहलाता है? एक कहते किसको है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ? ये है क्या? देखिए यहाँ कहता क्या, सुनिए, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन in the term of concentration of H2O2 solution is expressed in the term of volume strength. That is 10 volume, 20 volume, 30 volume etc. यहाँ क्या लिखा है? कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ।
दैट इज 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम etc। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट, देखिए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन liberated at NTP by decomposition of 1 milliliter of H2O2 solution। जैसे देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए, क्या लिखे हैं? इट मीन्स दैट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनटीपी बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ml H2O2 सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, जैसे कहीं लिखा हुआ 10 वॉल्यूम H2O2, लिखा हुआ 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि 1 मिलीलीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इवॉल्व या देता है 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी। ऐसे देख 10 वॉल्यूम का मतलब हुआ कि 1 ml H2O2 सॉल्यूशन इवॉल्व देता है कितना? 10 ml ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी। यानी हमारा 1 ml का H2O2 का सॉल्यूशन कितना ऑक्सीजन गैस देता है? 10 ml। कितना देता है? 10 ml, 10 ml देता है। इसका दूसरा सुनिए, कहीं लिखा हुआ है 20 वॉल्यूम, इसका मतलब हुआ कि 1 मिलीलीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इवॉल्व 20 मिलीलीटर ऑफ O2 गैस। बीच में लिखा हुआ है एट एनटीपी। अगर कहीं लिखा हुआ 30 वॉल्यूम, इसका मतलब है कि 1 ml H2O2 सॉल्यूशन इवॉल्व 30 ml ऑफ O2 गैस एट एनटीपी। ऐसे देखिए, यहां क्या कह रहा है? देखिए, 10 वॉल्यूम का मतलब 1 ml H2O2 सॉल्यूशन 10 ml O2 गैस देता है। दूसरा लिखें 20 वॉल्यूम का मतलब 1 ml H2O2 सॉल्यूशन 20 ml देता है। 30 वॉल्यूम का मतलब हुआ 1 ml H2O2 सॉल्यूशन 30 ml देता है। अब होता क्या है ना कि जब H2, आइए देखिए, H2O2 जो है ना डिकम्पोज करता है ना, तो ये वाटर देता है और साथ में ऑक्सीजन गैस देता है। वाटर देता है, साथ में क्या देता है? O2 गैस। क्या देता है? O2 गैस। तो वही हम लिखे हैं कि H2O2 का अगर 1 ml का इसका सॉल्यूशन लेंगे तो ऑक्सीजन गैस कितना देगा? 10 ml। अगर आप 20 वॉल्यूम वाला H2O2 लीजिएगा तो इसका 1 ml कितना देगा? 20 ml। 30 वॉल्यूम है तो इसका 1 ml कितना देगा? 30 ml। तो आप पर एक चीज बताइए, देखिए ध्यान से देखिए, इसका 2 मोल, यहां देखिए, इसका 2 मोल ऑक्सीजन गैस कितना देता है? यहां कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है? 1 मोल। तो इसका मतलब H2O2 का 2 मोल कितना ऑक्सीजन गैस देता है? 1 मोल। 2 मोल का मतलब 2, इसका 16 दूनी 32 और 2 34, मतलब कितना मास? 68 ग्राम। आई 1 मोल का मतलब कितना होता है? 22,400 ml या 22.4 लीटर्स होता है। ऐसे देखिए, अब आप खुद एक चीज बताइए, ये H2O2 का इतना मास लेंगे तो कितना ऑक्सीजन गैस देगा? 22,400 ml या 22.4 लीटर देगा। तो हम कह रहे हैं कि H2O2 का इतना फिक्स मास से O2 का इतना वॉल्यूम मिलता है।
तब आप ये बताइए, यहां देखिए सब में एक एक एम एल लिए हैं कि नहीं, देखिए तो हर सॉल्यूशन में एक एक एम एल लिया गया, तो सब में ऑक्सीजन गैस अलग अलग मिल रहा है कि सेम मिल रहा है? अलग अलग। तो ऐसे जब H2O2 का अमाउंट सेम लेंगे तो सब में ऑक्सीजन गैस अलग अलग कैसे मिल रहा है? अगर हम H2O2 का अमाउंट सब में सेम लिए हैं, 1 ml 1 ml 1 ml लिए है ना, तो सब में ऑक्सीजन गैस फिर डिफरेंट डिफरेंट कैसे मिलेगा, ये बताइए। जैसे H2O2 अगर सेम लेंगे तो ऑक्सीजन गैस तो सेम देना चाहिए, तो सब में हम 1 ml ले रहे हैं, तो फिर सब में O2 गैस अलग अलग क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, जो पूछ रहे हैं हम समझे क्या पूछे। हम देखिए यहां से H2O2 का 68 ग्राम कितना ऑक्सीजन गैस देता है, 22,400 ml या 22.4 लीटर देता है ना। इसका मतलब इसका फिक्स मास से इसका फिक्स्ड ऑक्सीजन गैस मिलता है। यहां हम H2O2 का सब में सेम ले रहे हैं, 1 ml 1 ml 1 ml। तब बताइए इसमें सब में ऑक्सीजन गैस डिफरेंट डिफरेंट क्यों मिल रहा है, जो पूछ रहे हैं। कहां वॉल्यूम है तो इसका मतलब यहां तो H2O2 सबका सेम ले रहे हैं, वही तो समझाना चाह रहे हैं। देखिए तो हम H2O2 नहीं ले रहे हैं, हम H2O2 का सॉल्यूशन ले रहे हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान दें। जैसे 1 लीटर चीनी का सॉल्यूशन आप ले लीजिए, दूसरा भी 1 लीटर का चीनी का सॉल्यूशन ले लीजिए, और तीसरा भी 1 लीटर का चीनी का सॉल्यूशन ले लीजिए, और सबका मोलरिटी अलग अलग है, मतलब सबका मोलरिटी अलग का मतलब सब में अलग अलग मोल घुला हुआ है। तो बोली तीनों चीनी का सॉल्यूशन अगर 1 1 लीटर लेंगे तो तीनों में चीनी का अमाउंट सेम मिलेगा कि डिफरेंट मिलेगा? अगर मोलरिटी अलग है तो क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। और जिसे आप सुनिए मेरी बात, देखिए यहां ध्यान से इसको पहले बढ़िया समझिए, हर छोटा छोटा चीज को बढ़िया से पहले यहां समझ लीजिए। देखिए यहां देखिए पहले 1 ml H2O2 का सॉल्यूशन है। देखिए यहां हम H2O2 नहीं लिए हैं, H2O2 का सॉल्यूशन लिए हैं। सॉल्यूशन का मतलब समझते, एक होता है प्योर H2O2 और एक होता है H2O2 का सॉल्यूशन, मतलब इसमें और क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। दूसरा और लिए 1 ml H2O2 सॉल्यूशन, ऐसे समझिए। और तीसरा भी मिला हुआ 1 ml H2O2 का सॉल्यूशन। वन एम एल H2O2 1 ml H2O2 1 ml H2O2 का सॉल्यूशन। मान लीजिए इसमें जो H2O2 का सॉल्यूशन है इसमें x ग्राम H2O2 है, इसमें मान लीजिए 2x ग्राम H2O2 है, इसमें x ग्राम H2O2 घुला हुआ है, और इसका 1 ml में 3x ग्राम H2O2 है। जैसे 3 गो चीनी का सॉल्यूशन लेंगे तो चीनी का अमाउंट तीनों सॉल्यूशन में अलग अलग भी हो सकता है, किसी में ज्यादा किसी में क्या है कम। तो इसमें x ग्राम H2O2 है, इसमें 2x ग्राम है, इसमें 3x ग्राम है। तो आप खुद सोचिए अगर इसका 1 ml H2O2 का सॉल्यूशन लेंगे 1 ml का, तो अगर इसमें VmlO2 गैस मिलता है, VmlO2 गैस इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब देता है। अब बताइए यह भी 1 ml H2O2 सॉल्यूशन है, अब बताइए इसमें ऑक्सीजन गैस कितना मिलेगा, सेम मिलेगा कि बदल जाएगा, बताइए क्या होगा। 1 ml H2O2 का सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनिए, H2O2 सॉल्यूशन कितना लिए हैं 1 ml, इसमें H2O2 कितना ग्राम है, इसका 1 ml से कितना गैस मिला है Vml। अब बताइए फिर हम 1 ml H2O2 सॉल्यूशन लेते हैं, लेकिन इसी 1 ml में H2O2 कितना ग्राम है 2x ग्राम। तो बोले इसमें ऑक्सीजन गैस कितना मिलेगा इसका 1 ml सॉल्यूशन के द्वारा, बोले यही Vml मिलेगा कि बदल जाएगा, क्या होगा बोलो, क्यों बदलेगा, आप इधर से कुछ बोलिए। अच्छा बताइए इसमें जितना H2O2 है इससे दुगना इसमें है या नहीं है, जितना 1 ml में x ग्राम H2O2 है इसका 1 ml में कितना है
तो H2O2 का अमाउंट जितना इसमें उसका ही डबल है कि नहीं? तो जब डबल है तो सॉल्यूशन में एक्चुअली O2 गैस मिल किससे रहा है? बोलिए, ये H2O2 का पानी से या H2O2 से? ये O2 गैस किससे मिल रहा है? H2O2 से। H2O2 इसका इसके रिस्पेक्ट में इसमें कितना है? डबल है। तो जब H2O2 का अमाउंट डबल हो जाएगा तो ऑक्सीजन गैस भी क्या मिलेगा? डबल मिलेगा। अगर इसमें VML मिलता है तो इसमें कितना मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब फिर आप खुद सोचिए, यहां पर 1 ml फिर लिए हैं, इसमें कितना H2O2 है? ये हम मान लिए, एक एग्जाम्पल दिए, गिवन एक क्वेश्चन में माना हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तब बोले इसका 1 ml में 3x ग्राम है, तो बोले इसके रिस्पेक्ट में 3 गुना ज्यादा इसमें है कि नहीं है? तो जब H2O2 3 गुना ज्यादा है तो ऑक्सीजन भी कितना ज्यादा मिलेगा? 3 गुना ज्यादा मिलेगा। तो अगर इसमें भी है, इसमें 2 भी है, इसमें कितना मिलेगा? 3 VML O2 गैस। इसमें हो गया VML, इसमें हो गया 2 VML, इसमें क्या हो गया? 3 VML। अब आप देखिए, तो इसका मतलब है कि अगर तीनों सॉल्यूशन का 1-1 ml आप लिए और जिसमें ऑक्सीजन गैस ज्यादा है, जिसमें ऑक्सीजन गैस ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब है उसके सॉल्यूशन में H2O2 क्या घुला हुआ है? ज्यादा कि कम? ज्यादा। जिस सॉल्यूशन का, इधर देखिए, तीनों सॉल्यूशन का 1-1 ml आप लिए और ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा तीनों में से किसमें मिल रहा है? उसमें। इसका मतलब हुआ कि इस सॉल्यूशन में H2O2 का अमाउंट क्या घुला होगा? ज्यादा। तो ज्यादा घुला x, 2x क्या घुला है? 3x। इसका मतलब हुआ कि यहां जो आप सॉल्यूशन लिए, ध्यान से देखिए, 10V, 20V, 30V, यहां कह रहा है 1 ml कितना देता है? 10 ml। यहां कह रहा है 1 ml कितना देता है? 20 ml। यहां कह रहा है 1 ml कितना देता है? 30 ml। इसका मतलब हुआ कि जो तीसरा जो सॉल्यूशन होगा, इसका 1 ml में H2O2 का अमाउंट ज्यादा घुला होगा कि कम घुला होगा? ज्यादा घुला। तो ज्यादा घुला हुआ, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है। इसका मतलब हुआ कि जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ध्यान से सुनिए, जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका मतलब उसके H2O2 सॉल्यूशन में H2O2 का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा घुला होगा। क्या होगा? इसका मतलब ये बताइए, अब ये 10, 20, 30 ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कौन सा H2O2 का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ज्यादा, इसका मतलब उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी क्या है? ज्यादा। बस यही तो बताना। इसका मतलब बस इतना याद रखना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या बताता है? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताता है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है। जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका मतलब उसके H2O2 का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा? ज्यादा। बस यही कहना। और एक चीज और याद रखिएगा, इक्विवेलेंट वेट जो H2O2 का होता है, ये याद कर लीजिएगा, H2O2 ये 17 होता है, याद रखिएगा। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 लिखा रहेगा तो मास इन ग्राम, जो मास दिया रहेगा H2O2 का ग्राम में, उसमें इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी मास इन ग्राम, इसमें डिवाइड कर दीजिए कितना से? 17 से। इक्विवेलेंट वेट कितना है? जैसे किसी का दर्जन पूछे तो जितना संख्या दिया रहता है उसमें 12 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? नंबर ऑफ दर्जन। उसी तरह यहां निकल जाएगा। चलिए, इसको यहां से पहले आप लिख लीजिए, ऊपर लिख लिए हैं? कहां से? पूरा यहां तक लिख लिए हैं? सब लोग लिख लिए हैं? लिखिए, जो नहीं लिखे लिखिए, लिखिए। मतलब सीधा एक लाइन समझ लीजिए अब लास्ट में
कि अगर H2O2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है वह क्या बताता है, तो H2O2 सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताता है। कंसंट्रेशन का मतलब ये बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन में कितना ज्यादा अमाउंट घुला हुआ है। जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इसका मतलब उसमें H2O2 का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा घुला होगा। जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कम होगा इसका मतलब उसके अंदर H2O2 का अमाउंट क्या होगा, कम घुला होगा। बस इतना याद है, ठीक है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। इसको बना के दिखाई। हो गया। इस क्वेश्चन को बनाना था क्या पूछा, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर और नॉर्मलिटी। स्ट्रेंथ पूछा ग्राम पर लीटर में और नॉर्मलिटी पूछा है। ये सुन लीजिए, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ग्राम पर लीटर, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब स्ट्रेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब हुआ ना कि कितना सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट घुला हुआ है, उसी को आप क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। कितना सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट घुला है उसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रेंथ। क्या कहा जाता है, स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो आप यहां से बना लीजिए। अब देखिए, नॉर्मलिटी तो आप इजी फार्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, बोलिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, 10। एन नहीं निकल जाएगा, एन बराबर कितना आ गया, आ गया ना। तो नॉर्मलिटी आ गया, जितना नॉर्म एक नॉर्म, और नॉर्मलिटी क्या कहलाता है, नॉर्मलिटी जो आया ये क्या कहलाता है, इसको सोल्व करके देखिए कितना आता है वैल्यू। इसको डिवाइड करके देखिए कितना आता है। और नॉर्मलिटी किसको कहते हैं, 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है उसी को ना कहा जाता है। नॉर्मलिटी किसको कहा जाता है कि 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है। आप फिर इसको ग्राम में बदल दीजिए। तो ग्राम में बदलने के लिए क्या बताएं, देखिए लिखा हुआ होगा, मास ऑफ ग्राम में निकालने के लिए आपको हम क्या बताएं, पहले इसका कितना आंसर आया, कितना आया, 1 पॉइंट कितना 57, 1.7 कितना आता है, एक और डिजिट लाइए, 1.7, 1
1.7 कितना 1 पॉइंट आएगा। ये तो अभी क्या, इसके आगे पूछे एक डिजिट और बताइए। 1.78। अब देखिए नॉर्मलिटी आया, और नॉर्मलिटी किसको कहते हैं कि 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, इसी को ना कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर का सॉल्यूशन 1.78 इतना ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व है। इन हुआ। और ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम में बदलना है तो क्या लिखा है, देखिए यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इनटू क्या कर देना, इक्विवेलेंट वेट कर देना, तो मास निकल जाएगा। तो मास से तो पूछे हैं, मास ग्राम पर लीटर में, तो बताइए तो मास में कितना होगा। तो बोलिए जितना ग्राम इक्विवेलेंट आया उसमें इक्विवेलेंट वेट से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। और H2O2 का इक्विवेलेंट वेट अभी बताए थे कितना होता है, 17। ये जो आएगा 1 लीटर में इतना ग्राम आ जाएगा। ओके, ठीक है ना, 1 लीटर में उतना ग्राम आ जाएगा। तो आज ये था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्लास, ठीक है। अब एक बचा है जो थोड़ा आसान चीज है, उसमें ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा समझने वाला विचार था। घर पे जाकर के इसको एक बार अपने से